नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है राष्ट्रपति और राज्यपालों की वीटो पावर को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी विधेयक जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है वह तब तक अधिनियम नहीं बनता, कानून नहीं बनता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति ना दे दे या हस्ताक्षर ना कर दे। और उसी तरह से संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमति के बिना कानून नहीं बनता। अब ये जो अनुमति है, इस अनुमति की कोई समय सीमा नहीं होती और उसी समय सीमा को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें ये मामला हमारे सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे कि भाई इस पूरे मामले में संविधान क्या कहता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और अनुच्छेद 143 क्या है। ठीक है, जिसके तहत भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और ये फैसला आया है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल ये मामला तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं और वहां की जो राज्य सरकार है उनके बीच हुए विवाद से शुरू होता है। तमिलनाडु के विधानसभा के द्वारा कुछ विधेयकों को पारित करके वहां के विधेयकों को पारित करके वहां के राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब राज्यपाल ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अनुमति नहीं दी, तो इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ और इस तरह से तमिलनाडु की सरकार का यह मानना था कि राज्यपाल का एक कदम पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है। तो उनका मानना था कि केंद्र की जो सरकार है वो वहां पर राज्यपाल के माध्यम से, ठीक है, ये असंवैधानिक काम कर रही है और एक प्रकार से राज्य सरकार के कामों में रोड़ा अटका रही है। ये कोई नई बात नहीं। भारत में जब भी केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की दलों की सरकारें होती हैं तो इस तरीके के मामले हमारे सामने आते रहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर और वहां के राज्य सरकार के बीच में विवाद से हुई। तमिलनाडु की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल जो है वो बहुत समय तक अपने पास में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को नहीं रख सकते। हालांकि इस मामले में संविधान में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ से एक वीटो शक्ति राज्यपाल के पास आ जाती है, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अपने पास कोई विधेयक को रख लेते हैं और कभी कभी वो विधेयक समाप्त हो जाता है। यही वीटो जो है पॉकेट वीटो कहलाता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि आप जो है उसको अनिश्चित काल के लिए या बहुत लंबे समय तक विधेयक को जो है लटका के रखोगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई वीटो पावर राज्यपाल के पास नहीं होता। ठीक है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे जाते हुए यह भी कहा कि यदि राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, क्योंकि संविधान में यह प्रावधान भी है कि विधानमंडल जो है राज्य का, उसके द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस विधेयक पर 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा। मतलब वो भी उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकते, 3 महीने में आपको उस पर फैसला लेना होगा। अब ये पूरा ऑर्डर जो आया था, ये ऑर्डर आया था 11 अप्रैल को। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब ये निर्णय आया तो भाई अब कई सारे जो है प्रश्न यहां से खड़े हो जाते हैं। जो हमारे संविधान ने एक प्रकार से प्रावधान किए हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संविधान में कोई समय सीमा नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई समय सीमा तय कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इस मामले में कोई समय सीमा तय कर सकता है? क्या राज्यपाल अपने इस तरीके के निर्णय में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं? क्या राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित करते हैं उनके लिए, तो राष्ट्रपति उस मामले में जो है बंधे हुए हैं, वे भी जो है समय सीमा में निर्णय देंगे? ऐसे कई सारे प्रश्न यहाँ से उठ खड़े हुए और ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को रखा और उनसे इस मामले पर सलाह मांगी। पहले मैं आप लोगों को अनुच्छेद 143 के बारे में बता दूं। इसे
भारत में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है ना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या है ये? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी या परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहलाता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी लोक हित के मुद्दे पर, या उन्हें लगता है कि कानून का कोई प्रश्न है, ऐसे किसी मामले पर व्याख्या के लिए उस मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं और उस पर उनकी सलाह या राय मांग सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कोई भी परामर्श राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और न्यायालय से नहीं मांग सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या कर सकते हैं? अपने उस मामले को भेज सकते हैं और उस पर उनकी राय जान सकते हैं। अब यहाँ दो बातें आपके दिमाग में आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो राय के लिए मामला भेजा गया है राष्ट्रपति द्वारा, क्या सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है? मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में राय देनी ही पड़ेगी? तो इसके लिए मैं बता दूं कि इस तरीके के मामलों में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब वो राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। हाँ, एक इसमें अपवाद है कि यदि कोई मामला संविधान के लागू होने से पहले का है और उस मामले पर, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई मामला है और उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा रही है, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को राय देना अनिवार्य है। हाँ, 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद के किसी मामले में यदि कोई राय मांगी गई है तो सुप्रीम कोर्ट राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बाध्य नहीं है। दूसरी तरफ, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने के लिए बाध्य है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो राष्ट्रपति मानेंगे ही? तो मैं बता दूं कि इस मामले में कोई भी मामला हो, चाहे संविधान के लागू होने का पहले का हो, संविधान के लागू होने का बाद का हो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना निर्णय सुनाया है, जो राय दी है, फैसला दिया है, वो मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब यदि इस तरह की कोई राय मांगी जाती है अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से, यदि इस तरह की कोई राय मांगी जाती है तो यहाँ एक अनुच्छेद आपको और पढ़ना चाहिए जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। दरअसल इस मामले में अनुच्छेद 145(3) भी जो है महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? आर्टिकल 145 सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि भारत के संविधान की व्याख्या का कोई मामला हो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न हो, संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला हो, या अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जैसा कि इस मामले में हम देख पा रहे हैं, तहत 143 के तहत मांगी गई कोई राय, इन दोनों ही मामले में अनुच्छेद 145(3) ये कहता है कि इन दोनों ही मामलों में कम से कम 5 न्यायाधीशों की, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ या बेंच जिसे कहते हैं, वो सुनवाई करेगी। इसे संवैधानिक पीठ भी कहते हैं, संविधान पीठ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं इसे। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि एक संविधान पीठ वो होती है आमतौर पर कि जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं, और वो अनुच्छेद 145(3) के तहत, ठीक है, या तो संविधान की व्याख्या के मामले में या राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय के मामले में गठित की जाती है। इस बेंच की खास बात यह कि इसके जो मुख्य होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं आमतौर पर इस पूरे पीठ के। दूसरी बात कि 5 कम से कम है, 5 से ज्यादा जजेस भी इस तरीके के मामलों में हो सकते हैं। जैसे गोलकनाथ के केस में आप देख लीजिए, केशवानंद भारती के केस में तो 13 न्यायाधीशों की जो है बेंच बैठी हुई थी। तो ये संविधान पीठ का गठन किया जाता है। इस मामले में भी चूंकि आर्टिकल 143 का यूज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनुच्छेद 145(3) के तहत एक संविधान पीठ का गठन हुआ होगा। तो सीजेआई की अगुवाई में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें पहले है चीफ जस्टिस BR गवई, है ना, भूषण रामचंद्र गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें आप जानते हैं, ये इसमें शामिल थे। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत, है ना,
जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रचूड़कर इसमें शामिल थे। ये कुल जो है 5 जस्टिस हमें दिखाई देते हैं इस बीच में। एक थोड़ा सा इत्तेफाक की बात है कि बी.आर. गवई साहब जो है इनका कार्यकाल परसों 23 नवंबर को पूरा भी हो रहा है ना। आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो इनके 65 वर्ष जो है आयु इनकी पूर्ण होने वाली है और उसके बाद भारत के अगले चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो भी इस पीठ में थे। वो जो अगला सीनियर मोस्ट जज होता है आमतौर पर वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनता है, तो वो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले। तो ये 5 जजों की संविधान पीठ थी जिसने ये पूरा निर्णय दिया है। सरकार की तरफ से शामिल हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। तो एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो है हमारे देश की, उनकी राज्यों की सरकार जैसे तमिलनाडु, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये इसमें शामिल थे। अब आते हैं मामले के ऊपर। तो इस पीठ ने सर्वसम्मति से 5 जजों ने एकमत होते हुए कहा है कि राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयक जो है उन्हें स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और की भी नहीं जा सकती। जो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि जिसके अंदर राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो है विधेयक साइन करके भेजना पड़ेगा। तो कोर्ट ने भी यही कहा और ऐसी कोई समय सीमा, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या ऐसी कोई समय सीमा हो सकती है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये मामला हमारे दायरे से बाहर है। समय सीमा तय करना तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ हो जाए, न्यायपालिका का काम नहीं है। तो इस तरीके से समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती और अगर ऐसा किया जाता है तो ये शक्तियों का जो पृथक्करण है, जैसे ना डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, ये उसके खिलाफ चला जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर के ही अगेंस्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ एक और शब्द यहाँ पर आया, डीम्ड असेंट। अगर आपने कभी सुना, इस पर भी बात हुई थी, ये क्या है ये भी बता दो, हो सकता है एग्जाम में आपके काम आ जाए। डीम्ड असेंट का मतलब होता है कि यदि किसी मामले पर मंजूरी न दी जाए तो कुछ समय के बाद स्वतः जो है मान लिया जाए कि उन्होंने मंजूरी दे दी है, मतलब बिना मंजूरी दिए भी कुछ समय के बाद मान लेना कि मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस मामले में डीम्ड असेंट भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो समय हो गया अब मान ले कि उन्होंने मंजूरी दे दी है, ये नहीं होगा, तो डीम्ड असेंट भी नहीं हो सकता। अब सीधी सी बात, कोर्ट का कहने का मतलब यही था कि समय सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विधानसभा द्वारा पारित किए गए जो विधेयक है उनको लटकाएं। इस मामले में थोड़ा सा और क्लियर करते हुए न्यायपालिका ने कहा कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है विधानमंडल के द्वारा पारित होकर, तो उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 संवैधानिक विकल्प। कौन से? पहला कि वो उस विधेयक पर अपनी मंजूरी दे, मतलब सहमति दे। दूसरा, वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे कि भाई आपको लग रहा है धन विधेयक नहीं है, कोई और विधेयक है, तो आप उस विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज दो। और तीसरा उनके पास विकल्प होता है कि वो उस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, मतलब वो उस विधेयक को कहाँ भेज दे? भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दे। चौथा विकल्प नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना आमतौर पर, पॉकेट वीटो होता है कि भाई वो उसको अपने पास पड़ा रहने दे। तो कोर्ट का ये मानना है इस मामले में कि पॉकेट वीटो जैसा कोई वीटो जो है राज्यपाल के पास नहीं है। साइन करो या जो है वापस भेजो, वो फिर से पास करके भेज दे तो आपकी बार साइन करना ही पड़ेगा वैसे भी। और तीसरा के राष्ट्रपति के पास भेज दे। और इस मामले में राष्ट्रपति के लिए भी कहा था कि ऐसा कोई विधेयक उनके पास आता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको भी निर्णय लेना पड़ेगा। इस संबंध में हमें भारत के संविधान के 2 अनुच्छेद जो है जान लेने चाहिए। ये 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 200 और एक अनुच्छेद है 201। क्या कहता है भारत के संविधान के भाग 6 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 कहता है कि भाई राज्यपाल के पास जो है, ठीक है, राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है वो अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल उसके ऊपर अनुमति या सहमति देते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं,
या वो राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित कर देते हैं। ये अनुच्छेद 200 में कहा गया है। तो कोर्ट का यही मानना है कि अनुच्छेद 200 जो है ना, वो राज्यपाल को अनिश्चित काल तक के लिए विधेयक को रखने की अनुमति नहीं देता। हालांकि समय सीमा नहीं है, पर क्या होता है ना, कई बार की चीजों का अर्थ क्लियर नहीं होता है तो हम दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। तो समय सीमा नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसे जो है हमेशा अपने पास जो है पड़ा रखें या लटका कर रखें। 201 अनुच्छेद 201 क्या कहता है? अनुच्छेद 201 कहता है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, मतलब विधानसभा विधानमंडल का पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो क्या होगा? 201 में कहा है राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं या वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये सारी चीजें अनुच्छेद 201 में कही गई है। तो ये पूरा मामला दरअसल उसी से जुड़ा है कि ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, ये राज्यपाल को क्या शक्तियां देते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या को लेकर थोड़ा सा एक विवाद था, जिस पर यह मामला जो है हमारे सामने आया और ये निर्णय आया है। समझ में आ गया आपको क्या कोर्ट ने कहा है और क्या मामला था? तो एक एक चीज हमें समझ में आ गई होगी कि भाई किस चीज को लेकर विवाद था। न्यायपालिका ने इस मामले में क्या अपना जो है रुख स्पष्ट किया। हमने ये भी देखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 और 145(3) के प्रावधान क्या है, जिसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। हमने संविधान पीठ के बारे में भी जाना और हमने जो है ये भी जाना कि किस प्रकार से जो है राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं जब उनके पास कोई विधेयक जाता है। देखो, एक्चुअल में ये चीज तब होती है जो मैंने आपसे कहा था कि भारत में संघवाद, हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको पता है। तो कोई भी जब राज्य में विपक्षी दल की सरकार होती है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो आमतौर पर जो विपक्षी दल की सरकार है ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर रही है। और राज्यपाल का पद इसीलिए हमारे यहाँ पर विवाद का पद बन जाता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि तनाव के जो बिंदु होते हैं केंद्र और राज्य के बीच, उसमें एक बिंदु राज्यपाल का पद भी है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है भारत में कई बार राज्य सरकारें कहती कि राज्यपाल जो है वो हमारे लिए काम नहीं करता, वो केंद्र के एजेंट की तरह काम करता है, वो हमारे विधेयकों को अटका देता है। ठीक है, हमें जो है काम नहीं करने देता ठीक से, या कई बार असंवैधानिक रूप से जो है राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ये सारे मामले यहाँ से निकल कर आते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे मामले में क्या हुआ था। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो CKS अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारी एप्लीकेशन है CKS अकेडमी ऐप, इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ आपके काम के लिए फ्री में बहुत सारा कॉन्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे डेली करंट अफेयर्स फ्री मिल जाएगा, वीकली करंट अफेयर्स फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, CKS अकेडमी के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।